हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए। इससे पहले हमने लार्ज डिस्टेंस के लिए पढ़ लिया था। इनडायरेक्ट मेथड के इनडायरेक्ट मेथड में हमने पढ़ा था कि मतलब जो लार्ज डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं या लार्ज साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी में इनडायरेक्ट में ही जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस है और साइज है मॉलिक्यूल्स का वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमने ऑयलिक एसिड यूज़ किया है। जो ऑयलिक एसिड है इसका जो मोलिकुलर साइज़ है वो होता है 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर में होता है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कि हमने एक ऑयलिक एसिड ले लिया 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ले लिया, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया कि अल्कोहल में डिजोल्व कर दिया। उसको मान लिया कि हमने 20 सेंटीमीटर क्यूबिक अल्कोहल लिया, उसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑयलिक एसिड उसके अंदर डिजोल्व कर दिया। अब हम उससे उसकी वॉल्यूम बता सकते हैं और फिर हम उसको क्या करेंगे कि वो जो हमने जो सॉल्यूशन क्रिएट किया है, जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, उसमें से हमने n मॉलिक्यूल्स निकाल के प्योर वाटर के अंदर डाल दिया। जब हम इसको प्योर वाटर के अंदर डालते हैं तो जो अल्कोहल है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और जो हमारा जो ऑयलिक एसिड है, जो ऑयल है, वो क्या हो जाएगा, वो तो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वाटर के ऊपर एक लेयर बन जाती है उसकी। अब जो लेयर बनेगी उसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी थिकनेस बता सकते हैं और उसी से हम उसको क्या बता सकते हैं, साइज बता सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम ये, मैं आपको लिख के दे देती हूँ। ये देखिए हमने क्या लिखा है कि सबसे पहले जो ऑयलिक एसिड का जो आइडिया था वो आया था। उसके लिए हमने क्या किया था कि वो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ऑयलिक एसिड उसको हमने अल्कोहल में डिजोल्व कर दिया था। उसके बाद में जो कंसनट्रेशन हमारे पास में क्रिएट हुई थी वो कितनी कितनी बन जाएगी, 20 सेंटीमीटर क्यूबिक लिया था ना अल्कोहल, उसके अंदर हमने डिजोल्व किया था तो हमारे पास में ये वाली कंसनट्रेशन बन जाएगी यहाँ पे। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि हमने प्योर वाटर लिया, उस प्योर वाटर के अंदर जो ये कंसनट्रेशन बनी है इसमें से n मॉलिक्यूल्स उठाए हमने और उस प्योर वाटर के अंदर डाल दिए हमने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सपोज वी हैव ड्रॉप्ड n ड्रॉप्स द वाटर, मतलब हमने वाटर के अंदर उसके n ड्रॉप्स डाल दी। अब वो n ड्रॉप डालने के बाद में हमारे पास में जो वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी, n v सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं हम। तो ये हमारे पास में ये किसके है, जो n ड्रॉप है उनकी वॉल्यूम आई है, लेकिन हमने ऑयलिक जो एसिड निकाल रखा है उसकी भी निकाल रखी है ना। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में जो ऑयलिक एसिड है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, यानी जो वाटर है उसके अंदर कितना हो जाएगा, हमारे पास में जो ऑयलिक एसिड है वो कितना बन जाएगा, NV 1/20 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये बन गया। अब जब हम उसका जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में वाटर है, इसके अंदर एक बड़े से वेसल के अंदर हमारे पास ये वाटर है, इसके अंदर हमने जो n ड्रॉप्स हैं वो इसके अंदर डिजोल्व कर दिए। तो इसके अंदर जो अल्कोहल थी वो तो सारी क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी और इसके ऊपर क्या बच जाएगा, अब ऑयल है। ऑयल तो वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो सकता। यहाँ पे इसकी जो सरफेस है वाटर की, यहाँ पे क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी ना। यहाँ पे जो लेयर बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, जो लेयर बनती है वो किस टाइप की बन जाएगी, एक फिल्म की तरह बन जाएगी, मतलब एक डिस्क की तरह बन जाएगी। यहाँ पे एक जैसे ये बता दिया, ये सेपरेट हो गया, मतलब ऑयल की जो एक बूंद थी ना वो एक इस टाइप का उसका साइज हो जाएगा। ये 3D में बता दी मैंने। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑयल है इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी जो एक ड्रॉप है ना वो इतनी सी सेपरेट हो जाएगी और यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी, T, यानी ये थिकनेस हो जाएगी इसकी और ये क्या है, इसका एरिया हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं ना। इसकी वॉल्यूम कितनी है, एरिया इंटू में अगर ये वाली डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देती है हमारे पास में क्या बन जाएगी, वॉल्यूम बन जाएगी। यानी हम यहाँ पे बता सकते हैं जो 1 ड्रॉप थी उसकी कितनी हो जाएगी, A इंटू टी, और टोटल कितनी थी हमारे पास में, NV इंटू में 1/20 सेंटीमीटर क्यूबिक थी। अब यहाँ से हम T ये वाले डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अगर ये हमें इसकी थिकनेस पता चल जाएगी तो मतलब ये इसका साइज़ है, ये पता चल जाएगा हमें, यानी ये
टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थिकनेस का अगर पता चल गया तो ये क्या है, इसका साइज़ पता चल जाएगा। ये बन जाएगी हमारे पास में एन वी अपॉन में कितना आ जाएगा 20A। यानी हम ऐसे क्या कर सकते हैं, जो एन मॉलिक्यूल जो हमारे पास में जो स्मॉल साइज़ जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स है ऑयलिक एसिड, हम इसे उसका साइज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मेजरमेंट ऑफ मास। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ा था, उसके अंदर डायरेक्ट मेथड बताया था आपको और इनडायरेक्ट मेथड, हम वो दोनों पढ़ चुके हैं। अब क्या हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ मास, मास को कैसे मेजर करेंगे हम, मास के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मास क्या होता है ये भी बता चुकी हूँ, और उसके एसआई यूनिट क्या होती है ये भी बता चुकी हूँ मैं। अगर आपको ये और अच्छे से पढ़ना है तो आप पीछे की वीडियो पढ़ सकते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास कैसे करेंगे हम, मेजर किस में करते हैं, एसआई यूनिट मास की क्या यूज़ करते हैं हम, किलोग्राम यूज़ करते हैं, यही यूज़ करते हैं ना। लेकिन क्या है कि जो किलोग्राम तो किसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम, जो विजिबल मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्राम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूनिट है किलोग्राम, ये इनकन्वीनियंट हो गई थी, मतलब इसको हम इनविजिबल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इनविजिबल मॉलिक्यूल्स का यूज़ का जो मास है वो फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ करते हैं। और सिंपल जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन है उसके थ्रू हम उसका मास पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये बोल दे कि इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, तो इलेक्ट्रॉन का मास कैसे मेजर करेंगे हम, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये जो इनविजिबल पार्टिकल्स हैं इनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ करेंगे। और जो बिग पार्टिकल्स हैं, मतलब जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनका मास फाइंड आउट करने के लिए हम जो लार्ज मास उसको फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो क्या है, फॉर इनविजिबल पार्टिकल्स किलोग्राम इज एन इनकन्वीनियंट यूनिट, और इस केस में एक जो स्टैंडर्ड यूनिट लाई गई उसको क्या बोला गया था, एटॉमिक मास यूनिट। और जो एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल होती थी, 1/12 ऑफ मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, यानी 1 AMU क्या हो जाएगी, शॉर्ट में लिख दिया ये एटॉमिक मास यूनिट, ये हो जाएगी 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी ये इसके इक्वल लिख सकते हैं हम। और इसकी वैल्यू अगर वैल्यू बताया तो कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1.66 × 10⁻⁻27 kg, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसके बाद में ये तो इनविजिबल पार्टिकल्स के लिए थे ना, तो विजिबल पार्टिकल्स को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, विजिबल पार्टिकल्स को हम कॉमन बैलेंस या सिंपल बैलेंस के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं कॉमन बैलेंस लाइक वन यूज्ड इन ग्रोकरी सोप। और जो लार्ज मास है उनको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जो ये इनविजिबल हमने पढ़ा, ये जो इनविजिबल मास था इसको हम एक और तरीके से मेज़र कर सकते हैं, वो कौन सा था, स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू, जिसको मास स्पेक्ट्रोग्राफी बोलते हैं। ये लिख दिया मैंने, जो कॉमनली है यूज़ करेंगे हम ग्रोकरी सोप में, जो किलोग्राम में यूज़ करते हैं हम। जो लार्ज मासेज हैं उनको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। और जो स्मॉल हैं एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी हैं, उन सभी का जो मास है वो किसके थ्रू मेज़र करेंगे, हम स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू मेज़र करेंगे। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेज़रमेंट ऑफ टाइम। इसके बाद में इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या है, मेज़रमेंट ऑफ टाइम। इसके बाद में ये एक टेबल है, जैसे ये हमें ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इनका मास हम कैसे मेज़र करें, मतलब मास किस ऑर्डर में लिखते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻30 kg, किलोग्राम में यूज़ करेंगे हम सारे। प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, 1.67 × 10⁻⁻27। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका कितना हो जाएगा, 25 × 10⁻13। डस्ट पार्टिकल का कितना हो जाएगा, 7.5 × 10⁻⁻9 kg। और इसके बाद में रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप का कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻6 kg, सॉरी माइनस में आ जाएगा ये भी, 3 × 10⁻6। मॉस्किटो, मॉस्किटो का कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻5। मून का कितना हो जाएगा, मून का हो जाएगा 7.3 × 10⁻23 kg। अर्थ का कितना हो जाएगा, 5.9 × 10⁻25। सन का कितना हो जाएगा,
1.9 इंटू 10⁻30। और जो मिल्की वे है, जो गैलेक्सी हमारी, उसका कितना हो जाएगा, उसका यूज़ करते हैं हम 10⁻41 kg में, ये ऑर्डर है इनका। और जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का कितना हो जाएगा 10⁻55 kg। ये टेबल आपने याद रखनी है। आगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में हम इनकी वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो इसलिए ये ईजी रहेगी, आप ये टेबल याद रख लेना। अब है इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है वो कैसे करेंगे हम। जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसने टाइम के बारे में बताया था वो कौन था, गैलीलियो था। गैलीलियो ने क्या बताया था, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जो फर्स्ट साइंटिस्ट गैलीलियो ने क्या बताया था, वो एक चर्च के अंदर गए थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक लैंप है जो एक लॉन्ग चेन के साथ में अटैच है और वो ऑसिलेट कर रहा है वो ऐसे ऐसे। तो ऑसिलेट करेगा, तो उन्होंने वहाँ से ऑब्जर्व किया था कि इसके पीछे कुछ रीजन है। इसके पीछे का जो रीजन है उसके बाद उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, जो टाइम है उसके बारे में बताया था। उसके बाद में क्लॉक डिस्कवर की गई थी। यानी मैं बता देती हूँ आपको, जो गैलीलियो है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व द ऑसिलेशन of lamp which was hang in church with a long chain। यानी उन्होंने देखा था कि एक लैंप है वो एक लॉन्ग चेन के साथ में ऑसिलेट कर रखा है, ऑसिलेट हो रहा है। और उसके बाद में उन्होंने फर्स्ट क्लॉक जो डिस्कवर की थी वो क्या थी, फर्स्ट क्लॉक जो डिस्कवर की थी वो थी क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक है, जो 1980, 90, 2000 जो हम क्लॉक पीछे यूज़ करते आए थे वो कौन सी थी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। मतलब 1980 में फर्स्ट, फिर 1990, 2000, मतलब ये इस टाइम में हम जो क्लॉक यूज़ कर रहे थे वो कौन सी थी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक थी। और नाउअडेज वी आर यूजिंग, अब हम कौन सी क्लॉक यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक, इलेक्ट्रिकल क्लॉक, सीजियम एटॉमिक क्लॉक यूज़ कर रहे हैं हम। नाउअडेज वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल क्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक एंड सीजियम एटॉमिक क्लॉक, इसी को हम एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं। और जो ये जो क्लॉक थी ना, ये क्लॉक इसी के थ्रू हम सेकंड्स का पता लगा पाए थे। और यही जो क्लॉक है ये अभी हमारी जो कंट्री है, मतलब हर एक जो कंट्री है, कोई भी कंट्री हो, उसके अंदर टाइम फिक्स होता है NPL के थ्रू, मतलब नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, उसके थ्रू उसका टाइम फिक्स होता है और उसी के थ्रू वो सारा सिस्टम काम करता है। तो जो हमारी कंट्री है उसके अंदर भी क्या है, NPL है जो दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे एक एटॉमिक क्लॉक लगा रखी है। क्या है कि एवरी कंट्री हैज़ फिक्स क्लॉक इन NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन दिल्ली। मतलब क्या है कि हर एक कंट्री का जो टाइम है वो फिक्स होता है। और उसका काम क्या होता है कि जो ये एटॉमिक क्लॉक है ये एक बीप साउंड प्रोड्यूस करती है, और जो कि मेज़र करता है सेकंड्स को। जो बीप साउंड प्रोड्यूस करेगी वो सेकंड को मेज़र करेगा। और यही जो सेकंड्स हैं ये कनेक्ट होती हैं ऑल इंडिया रेडियो या फिर दूरदर्शन चैनल से, जितने भी हैं इन सभी से कनेक्टेड होती है। जब ये बीप साउंड प्रोड्यूस करेगी तो मतलब 1 सेकंड, मतलब इसके बाद में हमारा जो जो ऑल इंडिया रेडियो है या फिर दूरदर्शन चैनल है उस वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये बता दिया कि जो एटॉमिक क्लॉक है वो एक बीप साउंड प्रोड्यूस करेगी जो मेज़र करती है किसको, सेकंड को मेज़र करेगी, और जो कि कनेक्ट होते हैं ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन चैनल से। इसके बाद में वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देंगे। ये था मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसके बाद में ये आपको पता ही है कि जो 60 सेकेंड्स होते हैं उसमें कितना होता है, 1 मिनट होती है। और 1 मिनट और जो 60 मिनट होते हैं वहाँ से कितना हो जाएगा 1 आवर हो जाएगा। और 24 आवर से 1 डे बन जाएगा। और फिर 365 से क्या हो जाएगा, फिर ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम मेजरमेंट ऑफ टाइम करते हैं, ये आपने नोट कर लेना है। ऐसे हम टाइम को मेज़र करेंगे। ये पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो डायमेंशन के बारे में है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।